हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th इंग्लिश का नॉवेल सेक्शन। पिछले वीडियो में हमने 4.1 पढ़ा था, यानी हिस्ट्री ऑफ नॉवेल को समझा था। आज के इस वीडियो में एक मजेदार कहानी समझने वाले हैं, 4.2 टू सर विथ लव। जी हाँ, एकदम जबरदस्त कहानी है ये। इस कहानी को अगर आप समझ लेते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से, तो आप कई टाइप के सवालों का जवाब बोर्ड एग्जाम में दे पाएंगे। 4 मार्क्स के लिए ये नॉवेल सेक्शन का ये वाला जो 4.2 पार्ट है वो पूछा जाता है। और टू सर विथ लव की कहानी इतनी लवेबल और इतनी पैशनेट है, जहां पर स्टूडेंट टीचर के रिलेशनशिप को दिखाया गया है, किस तरह से रेसिज्म और कोलोनियलिज्म के दौर में एक टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ व्यवहार करता है, स्टूडेंट्स कैसे उसे अपना बनाते हैं और किस तरह से कहानी आगे बढ़ती है, यही मजेदार है दोस्तों। इसीलिए टू सर विथ लव बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आज की इस वीडियो में हम इसे कवर करेंगे, जानेंगे अलग अलग कैरेक्टर्स को, समझेंगे कि कैसे स्टोरी ऑफ इवेंट्स जो हैं अलग अलग तरीके से घटते हैं और क्या एग्जैक्टली पूरा का पूरा सिनेरियो इस कहानी में है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले बता दूं आपको कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5B जो होगा बोर्ड एग्जाम का, वहां पर टू सर विथ लव से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। टोटल 4 मार्क्स के लिए 2 प्रकार की एक्टिविटीज में ये क्वेश्चन डिवाइडेड होंगे, या तो डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, कंपेयर, इस तरह के 2 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें आपको कैरेक्टर, थीम ऑफ द नॉवेल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, या आपको स्टोरी इवेंट से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा दूसरे क्वेश्चन में इलस्ट्रेट करना होगा किसी कैरेक्टर के बारे में या थीम के बारे में, वंस अगेन इंटरप्रेट करना होगा कि आप क्या समझे पर्टिकुलर नॉवेल से, और नरेट करना है आपको एक अलग अंदाज में कि आपको स्टोरी से क्या आखिर में समझ आया। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन होंगे, 2-2 मार्क के। 4 मार्क्स के लिए टू सर विथ लव पूछा जाएगा। चलिए एक एक करके समझते हैं कि क्या है खास इस कहानी में। दोस्तों, सबसे पहले E.R. ब्रेथवेट, ये हैं एक राइटर जिन्होंने ये कहानी लिखी है। एडवर्ड रिकार्डो ब्रेथवेट, नोन एज E.R. ब्रेथवेट, ये एक अमेरिकन राइटर थे। ग्वेनी इज द अमेरिकन राइटर, और ये टीचर थे, डिप्लोमेट थे, और वर्ल्ड वॉर के दौरान इन्होंने आर्मी में भी काम किया था, जिसकी वजह से इनकी काफी रिस्पेक्ट थी। अक्सर ये जाने जाते हैं अपनी सोशल कंडीशंस और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो रंग भेद हम जिसे कहते हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव जो होता था इंग्लैंड में अक्सर काले और गोरे के बीच का, उसके ऊपर लिखी गई इनकी कहानियां बहुत पॉपुलर हैं। और E.R. ब्रेथवेट अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस ही इन कहानियों के द्वारा प्रेजेंट करते हैं। ही वॉज द ऑथर ऑफ वन ऑफ द फेमस ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल टू सर विथ लव। जी हाँ, जो हम आज पढ़ने वाले हैं टू सर विथ लव, ये इनके पर्सनल एक्सपीरियंस पे आधारित है, इनकी ऑटोबायोग्राफी ही है। ही रोट अ नंबर ऑफ बुक्स एक्सपोजिंग racial discrimination in post-war Britain, all of which were inspired by his personal experience। यानी इन्होंने कई ऐसी racial discrimination यानी रंग भेद के ऊपर कई कहानियां इन्होंने लिखी, और सभी इनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे आधारित थी। दोस्तों, आज की नॉवेल की बात करें, टू सर विथ लव की कहानी की बात करें, तो ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है। जैसा कि मैंने बताया, नरेटर एक इंजीनियर थे, लेकिन क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ खास काम नहीं मिल रहा था और आर्मी से भी ये अब रिटायर हो चुके थे, तो कुछ पैसे कमाने के लिए, ब्रेड और बटर के लिए, उन्होंने एक टीचर की जॉब ग्रीन स्लेट स्कूल लंदन में एक्सेप्ट कर ली। जी हाँ, तो स्कूल जो है जहां ये काम कर रहे हैं, ये पूरी तरह से बदमाश स्टूडेंट से भरा हुआ है। ट्रबल मेकर स्टूडेंट्स हु वर रिजेक्टेड फ्रॉम अदर स्कूल्स फॉर देयर बिहेवियर, यानी अपने व्यवहार के लिए जो बच्चे अनूमन बड़े स्कूलों से निकाले गए थे या रिजेक्ट कर दिए गए थे, या उन्हें वहां पर दाखिला नहीं मिला था, ऐसे स्टूडेंट्स अक्सर ग्रीन स्लेट स्कूल में आया करते थे। At the beginning, the narrator is ridiculed and humiliated by the students। मतलब कहानी की शुरुआत में आप ये देखेंगे कि एज ए टीचर हमारे ब्रेथवेट भाई साहब को स्टूडेंट्स जरा भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। वो उन्हें ह्यूमिलिएट कर रहे थे, बहुत परेशान कर रहे थे, धींगा मस्ती उनके क्लास में होती थी, और बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएटेड ब्रेथवेट फील करते थे। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, आप ये जानेंगे कि कैसे अपने काम बिहेवियर के साथ, कैसे अपने बच्चों को सक्सेसफुल बनाने की इच्छा के साथ, एंड डिजायर टू सी देम सक्सीड ग्रेजुअली अर्न हिम देयर रिस्पेक्ट, यानी आखिरकार अंत भला तो सब भला, ये देखा जाता है कि स्टूडेंट्स बहुत रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं ब्रेथवेट की, उसके बिहेवियर को पसंद करने लग जाते हैं, और समझते हैं कि यार टीचर तो आखिर हमारी सफलता ही चाहता है। तो ये पूरी तरह से मैंने शॉर्ट में आपको कहानी बताई है। दोस्तों, अगर मैं कैरेक्टर्स की बात करूं तो ढेर सारे कैरेक्टर्स हैं, और कैरेक्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आ सकता है। यहां पर सबसे मुख्य कैरेक्टर की बात करें
तो रिकी ब्रैथवेट यानी हमारे ईआर ब्रैथवेट भाई साहब यही नरेटर हैं और यही टीचर हैं, ये मुख्य कैरेक्टर हैं, मेन किरदार हैं। इसके अलावा स्कूल की बात करें तो स्कूल में फ्लोरियन, मिस्टर फ्लोरियन हैं जो हेडमास्टर हैं। इसके अलावा टीचर्स बहुत सारे हैं, जिसमें मिस डेल इवांस एक टीचर हैं, मिस फिलिप्स एक टीचर हैं। देन आगे बढ़े तो मिस्टर वॉटसन एक टीचर हैं, मिस गिलियन ब्लैंचार्ड एक टीचर हैं। स्टूडेंट्स का रोल भी बहुत महत्वपूर्ण है इस कहानी में, और इसीलिए ये लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो आपको लिख करके रखना चाहिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। जिसमें डेनहैम एक हाईलाइटिंग कैरेक्टर है, एक हाईलाइटिंग स्टूडेंट है जो पीटी के बारे में और स्पोर्ट्स के बारे में बहुत जबरदस्त बातें अपने सामने रखता है, अपने विचार सामने रखता है। इसके अलावा मिस डेयर है स्टूडेंट, मिस जोसेफ हैं, पैट्रिक फोनमैन हैं, जैक्सन, मिस पेग, डॉड और पेमेला डेयर, ये कुछ अन्य स्टूडेंट्स के नाम हैं। दोस्तों थीम क्या है नॉवेल का? बेसिकली थीम स्टूडेंट और टीचर रिलेशनशिप ही है। आज के इस मॉडर्न डे वर्ल्ड में ये कहानी आपको समझाएगी कि एक टीचर आपका भला ही चाहता है, वो अच्छा टीचर हो, बुरा टीचर हो, टीचर हमेशा यही चाहता है कि उसका छात्र सफल बने, उसका स्टूडेंट आगे बढ़े और नाम रोशन करे। तो स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप के बारे में ये नॉवेल है। इसके अलावा प्रेजुडिस एंड रेसिज्म भी इसमें छुपा हुआ है। जैसा कि मैंने बताया आपको रेसिज्म के बारे में, तो यार कहानी रंग भेद की ही है। कहीं ना कहीं इस कहानी में आपको ये समझ आएगा कि एग्जैक्टली कितना ज्यादा इंग्लैंड में काले गोरे का भेद हुआ करता था। और कहीं ना कहीं प्रेजुडिस की भी बात है, जहां पर अनरीजनेबल फीलिंग होती है, जहां पर हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें पसंद नहीं कर रहा है। जिस तरह से शुरुआत में स्टूडेंट्स जो थे वो टीचर को पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी कितने प्यार से और काम बिहेवियर के साथ टीचर ने अपनी जगह उनके दिलों में बनाई। तो ये कहानी कुल मिलाकर के इन्हीं मुद्दों के आसपास भटकती है, इन्हीं मुद्दों के आसपास घूमती है। दोस्तों बात करें सिनॉप्सिस ऑफ द नॉवेल की, तो जैसा मैंने आपको शॉर्ट में बताया शुरुआत में, इस कहानी की शुरुआत हमारे टेक्स्ट बुक में अगर हम देखें तो एक हाफ ईयरली रिपोर्ट है जो स्टूडेंट्स को अक्सर ग्रीन स्लेट स्कूल में देना होता है। ब्रैथवेट उसी की कहानी बयान कर रहे हैं। ब्रैथवेट recounts the half yearly report of the students council in which the students of the school report to the faculty and other students on what they have been studying thus far। यानी कुल मिलाकर के जिस तरह हम लोग आजकल एनुअल डे वगैरह मनाते हैं, फेस्ट वगैरह मनाते हैं, वैसे ही ग्रीन स्लेट स्कूल के अंदर उस जमाने में एक स्टूडेंट काउंसिल द्वारा हाफ ईयरली रिपोर्ट प्रेजेंट किया जाता है उनके टीचर्स और स्टूडेंट्स के समक्ष। पूरी स्कूल होती है, पूरी स्कूल के समय समक्ष और पूरी स्कूल के सामने जो है आपको आपकी क्लास को प्रेजेंट करना होता है कि आपने पूरे साल भर में क्या क्या सीखा, क्या क्या जाना स्कूल के अंदर। ब्रैथवेट क्लास जो है, क्योंकि ये बहुत ही मस्तीखोर क्लास है और क्योंकि ये सबसे बड़ी क्लास है, सीनियर मोस्ट क्लास है पूरे स्कूल की, तो इनसे उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं और ब्रैथवेट भी इनसे सफलता की उम्मीद कर रहा है। Braithwaite's class representatives speak knowledgeably about their coursework and place a considerable amount of emphasis on how much they have learned about different people, cultures, customs and the importance of international and interracial cooperation। यानी ब्रैथवेट की क्लास का जब बारी आती है तो वो लोग बहुत जबरदस्त तरीके से प्रेजेंटेशन करते हैं, नॉलेजेबली बात करते हैं, जो जो उन्होंने सीखा है कल्चर्स के बारे में, कस्टम्स के बारे में, अलग अलग रिश्तों के बारे में, किस तरह से रेसिज्म को दूर रख के हमें सभी को अपना बना करके कोऑपरेट करना चाहिए, इसके विषय पर भी ब्रैथवेट की क्लास प्रेजेंटेशन देती है और बखूबी सबका दिल जीत लेती है। द स्टूडेंट्स प्रेजेंटेड देयर ह्यूमैनिटेरियन एंड ब्रॉड आउटलुक ऑन द बैकग्राउंड ऑफ रेसिज्म डिस्क्रिमिनेशन ऑफ दैट टाइम। दे आल्सो शोड रिस्पेक्ट टू अदर स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स। The extract also deals with a clash between the student Denham and the teacher Miss Dale Evans about the need of PT। जी हाँ, ये प्रेजेंटेशन के दौरान इस कहानी में ये भी बताया गया है कि किस तरह से प्रेजेंटेशन के वक्त एक क्वेश्चन आंसर राउंड होता है और क्वेश्चन आंसर राउंड के दौरान डेनहैम नाम का जो स्टूडेंट है जो पीटी और स्पोर्ट्स के बारे में प्रेजेंटेशन कर रहा है, उसका एक क्लैश हो जाता है टीचर के साथ। मिस डेल इवेंस जो टीचर हैं वो पीटी के बारे में अपने कुछ मुद्दे रखती हैं, डेनहैम अपने कुछ मुद्दे रखता है, उनका टकराव होता है और किस तरह से जो टीचर हैं वो आराम से डेनहैम को समझा देती हैं कि क्यों पीटी की जरूरत
सभी बच्चों को वाकई में है। डेनहैम का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो आगे इसी वीडियो में हम समझेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो क्लैश था ये भी एक हाईलाइटिंग पॉइंट था और किस तरह से डेनहैम ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्टोरी इवेंट्स की बात करें तो भैया सबसे पहली इवेंट तो यही है कि एक्टिविटी अरेंज हुई है स्कूल में। द हाफ ईयरली रिपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट्स काउंसिल was arranged on November 15th. It was one of the important days in the calendar of Green Slate School. तो मतलब ये एक बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है स्कूल के अंदर, हर साल ये मनाया जाता है। It was entirely children's day. It was arranged, presented and controlled by them. यानी सारी व्यवस्था बच्चे ही करते हैं। बात करें इंट्रोडक्टरी स्पीच की तो ये मिस्टर फ्लोरियन जो हमारे हेडमास्टर हैं स्कूल के, वही देते हैं। उन्होंने बहुत ज्यादा बात की, बहुत अच्छे से लेंथ में बात की। बड़ा भाषण अक्सर होता ही है हेडमास्टर का। रीइटरेटिंग द एम्स एंड पॉलिसी ऑफ द स्कूल एंड ऑफ द इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ईच चाइल्ड कुड मेक टू द फर्दरेंस ऑफ दोज एम्स। तो किस तरह से स्कूल क्या एम, लक्ष्य, गोल वगैरह बच्चों के लिए लेकर के चल रही है, वो सारी बातें हेडमास्टर की स्पीच में थी। उन्होंने तारीफ भी की अलग अलग टीचर्स की, अलग अलग सदस्यों की, अलग अलग स्टूडेंट्स की, और इंसिस्ट किया, बच्चों को मोटिवेट किया कि और मेहनत करके आप सफलता हासिल कर सकते हैं। बात करते हैं अगले इवेंट की तो यहाँ पर स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव के इवेंट की बात करें तो मिस जोसेफ और डेनहैम जो थे, ये दो सीनियर स्टूडेंट्स थे। इन्होंने स्टेज पर के ही बैठकर उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टूडेंट्स और दूसरों के साथ सेशन को कंटिन्यू किया। दोस्तों सेकेंड स्पीच की बात करें तो मिस जोसेफ आगे आई और उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया काउंसिल के मकसद का, स्टूडेंट्स काउंसिल क्यों होता है, इसका पर्पस क्या है, अलग अलग एक्टिविटीज कौन सी हैं, हर क्लास को रिपोर्ट करना है ये भी समझाया, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे और रिपोर्ट करेंगे ये भी बताया। ऑन द स्टडीज परस्यूड ड्यूरिंग द हाफ ईयर विच बिगैन आफ्टर ईस्टर, तो ईस्टर के बाद जो भी सीखा है क्लास में उसी को आपको प्रेजेंट करना है, आपके रिप्रेजेंटेटिव आपकी क्लास के जो है वो प्रेजेंट करेंगे। अब रिप्रेजेंटेटिव हैव बीन चूजन फॉर ईच सब्जेक्ट, हर विषय के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव चुना गया है। व्हेन ऑल द क्लासेस हैड कंप्लीटेड देयर रिपोर्ट्स, a panel of teachers would be invited to occupy the stage and answer questions from the body of the hall on matters arising out of various reports। तो कुल मिलाकर के जो जोसेफ जी थी इन्होंने पूरा इवेंट का एक फ्लो बता दिया, समझा दिया कि क्या क्या आज के दिन में होने वाला है। बात करें अगले इवेंट की तो यहां पर प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन ऑफ टीचर समझाया गया। द सिलेक्शन ऑफ पैनल as with everything else was entirely the discretion of the children and no members of the staff knew either how many or which teachers would be invited to sit। यानी जो क्वेश्चन आंसर राउंड होगा इसमें कौन से टीचर चुने जाएंगे वो फैसला भी स्टूडेंट्स ही करेंगे। पूरी तरह से स्टूडेंट्स ही चुनने वाले थे कि कौन से स्टाफ को ये सिलेक्ट करेंगे और जवाब देंगे क्वेश्चन आंसर्स के राउंड में। तो ये भी पूरी तरह से स्टाफ को कुछ जानकारी इसके बारे में नहीं थी। अब बात करते हैं अगले इवेंट की जहां पर एक्चुअल प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट्स होता है। जी हाँ, द रिपोर्ट्स बिगिन विद द लोएस्ट और यंगेस्ट क्लास फर्स्ट। ये सीक्वेंस था कि सबसे पहले जो सबसे छोटी क्लास है वो प्रेजेंटेशन देगी और आखिर में सबसे जो सीनियर मोस्ट क्लास है वो अपना प्रेजेंटेशन देगी। यानी ब्रेथवेट की जो हमारे राइटर की क्लास थी, जो हमारे सारे कैरेक्टर्स हैं मेन उनकी क्लास का नंबर अंत में आने वाला था। These were mainly 12-year-olds who had joined the school the previous summer। यानी शुरुआत तो छोटे बच्चों से हुई 12 साल के। Most of them were shy, थोड़े शर्मीले थे, rather थोड़े डरे हुए भी थे, frightened and standing up before the entire school, but nevertheless they managed it creditably। यानी अच्छे से उन्होंने भी अपना presentation दिया। They had been newly introduced to the difficulties of seeking information for themselves, so their report was understandably rather short। यानी उनका रिपोर्ट इतना ज्यादा बड़ा नहीं था क्योंकि वो लोग अभी अभी इस स्कूल में जुड़े हैं और नए हैं, स्टेज पर थोड़ा सा फियर भी है और इसलिए इनका रिपोर्ट ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं था, शॉर्ट ही था। बात करें अगले इवेंट की दोस्तों तो एसेंस ऑफ रिपोर्ट की बात करते हैं। कौन क्या बोलेगा, कौन सा स्टूडेंट क्या रिपोर्ट देगा। Throughout all the reports, the emphasis was on what the students understood rather than what they were expected to learn। यानी कहीं ना कहीं पूरे रिपोर्ट्स के दौरान जोर इसी पे दिया गया था कि बच्चों को क्या समझ में आया है, इस पे नहीं कि वो क्या सीखे हैं और क्या एग्जैक्टली टीचर सिखाना चाहता है, वो क्या समझे हैं, इसी पे पूरा दारोमदार था। तो नरेटर की क्लास जो थी हमारे ब्रेथवेट भाई साहब की, इसमें हमारे पॉटर करके एक जो स्टूडेंट थे वो अरिथमेटिक पे रिपोर्ट देने वाले थे। सेपियानो नेचर स्टडी की बात करने वाले थे। मिस पेग एंड जैक्सन जो थे वो ज्योग्राफी की बात करेंगी। मिस डेयर एंड फोनमैन फिजियोलॉजी। मिस डॉट जो है वो हिस्ट्री की बात करेंगी। डेनहैम जो कि एक अट्रैक्टिव और तेज तर्रार स्टूडेंट था, ये पीटी और गेम्स के बारे में बात करने वाला था। और मिस जोसेफ डोमेस्टिक साइंस के ऊपर नरेट करने वाली थी। तो ये रिपोर्ट प्रेजेंटेशन जो थे अलग अलग स्टूडेंट्स का मैंने आपको समझाया।
दोस्तों क्या अपने प्रेजेंटेशन में खास स्टूडेंट्स ने बताया, चलिए एक एक करके नजर डालते हैं, क्योंकि किसी भी एक स्टूडेंट से रिलेटेड आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है और उसने क्या बोला या क्या प्रेजेंट किया ये आपको जरूर पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करें मिस जोसेफ की, तो she said that their lessons had a particular bias towards the brotherhood of mankind and that they had been learning through each subject how all mankind was interdependent in spite of geographical location and differences in color, races and creeds। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एकता के बारे में बात की, उन्होंने समझाया कि किस तरह से ब्रदरहुड और मैनकाइंड के बारे में उनका सिलेबस बात करता है। सेपियानो, ये जो अगले स्टूडेंट हैं इनकी बात करें तो ही स्पोक ऑफ द स्टडी द क्लास हैड मेड ऑफ पेस्ट। उन्होंने पेस्ट के बारे में बात की। He showed how many countries had pooled their knowledge and results of research on the behavior, ब्रीडिंग हैबिट्स क्या है, पेस्ट कंट्रोल वगैरह कैसे होता है, माइग्रेशन कैसे करते हैं ये पेस्ट, और ग्रेजुअली reducing the threat they represented to these important products। तो अलग अलग पेस्ट कंट्रोल से रिलेटेड और पेस्ट से रिलेटेड बातें सेपियानो ने की। बात करें पॉटर की, तो पॉटर एक्सप्लेन करने आ गए थे द वर्क, द रिलेशनशिप बिटवीन द किलोग्राम एंड द पाउंड एज वेल एज द मीटर एंड द फुट। He said that throughout the world, one or the other of those two methods was either in use or understood। कहीं ना कहीं मीटर, किलोमीटर या ग्राम, किलोग्राम या फुट, इन्हीं के जरिए जो है ज्यादातर वर्ल्ड भर में, दुनिया भर में ये दो मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। एंड दैट वाज अ सिंबल ऑफ द ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग व्हिच वाज बीइंग अकम्प्लिश्ड बिटवीन पीपल्स। दोस्तों इसके अलावा मिस पेग एंड जैक्सन की बात करें तो इन्होंने ज्योग्राफी विषय पर बात की। इन्होंने सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल डिपॉजिट समझाया कि कहां पर कितना मिनरल डिपॉजिट है, एंड फिर वेजिटेबल प्रोड्यूस ओवर द अर्थ सरफेस के ऊपर बात की। ही मेड इट क्लियर हाउ अ कंट्री रिच इन वन वाज ऑफन डेफिशिएंट इन द अदर। उन्होंने समझाया कैसे किसी एक देश के पास अगर कुछ चीज ज्यादा है तो दूसरी कम जरूर होगी। सो दैट इंटरचेंज एंड इंटरडिपेंडेंस इज इनएविटेबल, इसीलिए देशों को व्यापार करना ही पड़ता है। जैक्सन के बाद मिस पेग ने कहा कि ह्यूमन रिलेशनशिप्स बहुत मायने रखती हैं। उन्होंने स्ट्रेस किया द प्रॉब्लम्स फेसिंग द पोस्ट वर्ल्ड वॉर फॉर फीडिंग, क्लोथिंग एंड हाउसिंग इट्स पॉपुलेशन। वर्ल्ड वॉर के बाद क्या दुखद हालात दुनिया भर में चल रहे हैं, खान पान से रिलेटेड, कपड़े से रिलेटेड, घरों से रिलेटेड, वो उन्होंने अपनी रिपोर्ट के द्वारा समझाया। उन्होंने रिफ्यूजीज की बात की, स्टेटलेस एंड अनवांटेड की बात की, एंड टू द एफर्ट्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ यूनिसेफ। यूनिसेफ क्या कदम उठा रहा है, इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से रिलेटेड भी मिस पेग ने बात की। तो इस प्रकार से पेग और जैक्सन का ज्योग्राफी विषय पर पूरा ध्यान था। फर्नमैन की बात करें तो ही हैड अ ट्रम्प कार्ड up his sleeve by using the skeleton। यानी फर्नमैन तो स्टेज पर आया ही तो तालियों की गूंज सुनाई देने लगी। जी हाँ, क्यों? क्योंकि उसके पास एक ट्रम्प कार्ड था। वो स्टेज पर चढ़ा ही स्केलेटन को लेकर, और स्केलेटन देखते ही सभी ऑडियंस के अंदर बैठे हुए बच्चों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। फर्नमैन began to speak calmly। He told them that it was a female skeleton। उसने बताया कि ये एक फीमेल स्केलेटन है। That was a fact and could easily be proved। But he could not say with any assurance whether she had been Chinese, French, German or Greek। यानी ये बताना नामुमकिन था कि ये चाइनीज थी, फ्रेंच थी, जर्मन थी या ग्रीक थी, क्योंकि स्केलेटन से आप ये तो पता लगा सकते हैं कि ये मेल या फीमेल है, लेकिन वो कहाँ की है ये तो पता लगाना मुश्किल है। Nor could he say if she had been brown or white or mixture of both। रंग के बारे में भी पता लगाना स्केलेटन बेस से तो मुश्किल है। एंड फ्रॉम दैट ही सेड द क्लास हैड कंक्लूडेड दैट बेसिकली ऑल पीपल वर द सेम। एक जबरदस्त संदेश फर्नमैन ने दिया कि यार हम सब एक ही हैं। द ट्रिमिंग्स माइट बी डिफरेंट बट द फाउंडेशंस वर ऑल लेड आउट अकॉर्डिंग टू द सेम ब्लूप्रिंट। यानी हम सबको ऊपर वाले ने बनाया है एक ही ब्लूप्रिंट पे, ऊपर के फाउंडेशन अलग हो सकते हैं लेकिन अंदर से हम सब एक ही हैं। दोस्तों इसके बाद मिस डेयर की बात करें तो मिस डेयर ने प्रॉब्लम्स की बात की जो ह्यूमैनिटी आज फेस कर रही है इन टर्म्स ऑफ सिकनेस एंड डिजीजेस। दोस्तों बीमारियां नई नई फैल रही हैं। एडवांटेजेस नॉलेज इंटरचेंज से जो आया है, जो एडवाइस और असिस्टेंस मिल रहा है और दवाइयों के जरिए कैसे हम इन बीमारियों से बच सकते हैं, इस पर मिस डेयर ने बात की। बात करें मिस डॉड की तो मिस डॉड जो थे इन्होंने हिस्ट्री की क्लास के बारे में समझाया। इन्होंने रिफॉर्मेशन किस तरह से इंग्लैंड में हुआ वो बात की, और साथ ही साथ जो स्ट्रगल्स मैन ने इंडिपेंडेंस के दौरान फेस किए हैं, क्लरिकल डोमिनेशन के खिलाफ जो उन्होंने लड़ाई लड़ी है, एफर्ट्स जो आए हैं टू एस्टैब्लिश, टू ब्रेक फ्रॉम एस्टैब्लिश्ड रिलीजियस ट्रेडिशंस, इन सारी विषयों पे, हिस्ट्री से ऐतिहासिक विषयों पर मिस डॉड ने बात की। फ्रॉम दोज अर्ली बिगिनिंग्स ग्रेजुअली ग्रू द आइडिया ऑफ टॉलरेंस फॉर द beliefs and cultures of others and the now common interest in trying to study and understand those cultures।
दोस्तों इसके बाद डेनहैम आए। डेनहैम ये एक जबरदस्त और तेज तर्रार स्टूडेंट थे और इनका रिपोर्ट एक शॉक की तरह था। He severely criticized the general pattern of PT and games। इन्होंने तो भैया टीचरों को ही आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया। इन्होंने क्रिटिसाइज किया कि भाई पीटी और गेम्स ये जनरल सबके लिए नहीं होने चाहिए, इसका एक दायरा होना जरूरी है। Emphasizing the serious limitation of game activities, he complained that PT was ill-conceived एंड पॉइंटलेस। मतलब इन्होंने कहा यार गेम्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, पीटी तो बस व्यर्थ है, मोनोटोनस है, कोई पॉइंट ही नहीं है इसमें, एकदम रूटीन हो जाता है, पीटी तो होना ही नहीं चाहिए। ऐसी सारी बातें डेनहैम कहने लगे। ही कुड सी नो एडवांटेज इन डूइंग इट। उन्हें पीटी करने में कोई एडवांटेज नहीं नजर आ रहा था। He would prefer a jolly good game instead of PT। उन्होंने कहा यार गेम और उनकी गेम एक्टिविटीज पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि सिर्फ पीटी पर। इस प्रकार से पीटी के खिलाफ डेनहैम ने बात कर दी। दोस्तों इसके बाद बात आगे बढ़ी और क्वेश्चन आंसर राउंड शुरू हुआ। यह आखिरी पार्ट था और कहानी का अंत भी। टीचर्स को सिलेक्ट किया गया था आंसर देने के लिए। टीचर्स थे मिस्टर वेस्टन, मिस डेल इवांस एंड मिस फिलिप्स। दोस्तों यहां पर क्वेश्चन जो थे वो मोस्टली फ्रॉम द टू टॉप क्लासेस ही थे। प्रोबेबली बिकॉज द यंग चिल्ड्रन वेर आइदर टू टिमिड, यानी छोटे थे और उतना ज्यादा उन्हें जानकारी भी नहीं थी कि फॉर्मुलेट कैसे करें क्वेश्चंस को, इसीलिए ज्यादातर टू टॉप क्लासेस के बच्चे ही क्वेश्चन पूछने वाले थे। द टीचर्स हैड नो ब्रीफिंग, यानी टीचर्स को पता भी नहीं था कैसे सवाल आने वाले हैं, अचानक से सरप्राइज ही था उनके लिए। एंड वेर ऑफन कॉट अप स्टैमरिंग इन देयर इंडिसिजन। The frilly, seemingly brainless Miss Euphemia Phillips proved to be the coolest and best informed of the three। यानी इन तीनों में से, ये तीनों जो टीचर सिलेक्ट हुए थे, इनमें से फिलिप्स जो थे ये बहुत जबरदस्त तरीके से एकदम कूल और आंसर देने में तेज तर्रार साबित हुए। He answered the questions with honesty and authority and would often intervene skillfully to assist one of the others without causing embarrassment। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने खुद के जवाब तो बखूबी दिए ही, दूसरे दोनों टीचर्स भी अगर कभी अटक जाते थे तो उनके आंसर्स को भी करेक्ट करने में मिस फिलिप्स ने जी जान लगा दी और एम्बैरसमेंट को होने से रोक दिया। दोस्तों सबसे खास बात थी जो क्लैश हुआ डेनहैम के साथ, तो उन्होंने इंपॉर्टेंस ऑफ पीटी डेनहैम को ही नहीं पूरी स्कूल को समझा दिया। करिकुलम में पीटी का होना क्यों जरूरी है। स्पोर्ट्स और गेम्स तो होना ही चाहिए, लेकिन पीटी से आपकी एक्सरसाइज होती है, एक रूटीन डिसिप्लिन बनता है और इसीलिए पीटी जरूरी है, उसका महत्व बहुत ज्यादा है। ये समझाने में फिलिप्स कामयाब हुई और इसीलिए ये चैप्टर बहुत जबरदस्त तरीके से अंत हुआ। दोस्तों ब्रेथवेट की क्लास ने एक जबरदस्त और धमाकेदार प्रेजेंटेशन दिया, सभी ने इसको सराहा, सभी ने इसकी तारीफ की और इस प्रकार से टू सर विथ लव में एक मस्तीखोर बच्चों की क्लास जो एक टीचर को परेशान कर रही थी, वो कैसे उस टीचर के कहने पर मोटिवेट हो गई, कैसे वो टीचर के कहने पर जबरदस्त प्रेजेंटेशन दिया और किस तरह से पूरे स्कूल का दिल जीत लिया। यही है टू सर विथ लव की कहानी। उम्मीद करता हूं दोस्तों पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ऐसी वीडियोस हम लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का इंग्लिश नॉवेल सेक्शन जो कि आपको दिला सकता है 16 मार्क्स और आज नॉवेल सेक्शन में हम पढ़ने जा रहे हैं 4.3 अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। एक मजेदार एडवेंचरस कहानी और इस कहानी को सुनने में भी आपको मजा आएगा, पढ़ने में भी मजा आएगा और इसके आंसर्स तो और अच्छे से आप दे पाएंगे अगर आप कहानी के समरी को और सिनॉप्सिस को, कैरेक्टर्स की बारीकियों को समझ जाते हैं। जी हाँ, 4 मार्क्स के लिए ये अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज आने वाला है। हर नॉवेल सेक्शन जैसा मैंने शुरुआत में बताया था 4-4 मार्क के लिए आएगा और कुल मिलाकर के टोटल नॉवेल सेक्शन 16 मार्क्स का होता है। तो अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज एक मजेदार कहानी है, कॉमिकल कहानी है, एडवेंचरस है और अपने आप में एक जबरदस्त तरीके की नॉवेल जो कि जूलियस वर्न ने लिखी। जूल्स वर्न जो थे ये फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे, एक पोएट थे, एक प्लेराइट थे और ये वाइडली पॉपुलर थे एडवेंचर नॉवेल्स लिखने में। इनकी कई कहानियां, कई नॉवेल्स दुनिया भर में फेमस हुई, जिसमें से सेंटर ऑफ द अर्थ, जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये काफी पॉपुलर रही, 1864 में आई थी। इसके अलावा 20,000 लीग्स अंडर द सी 1870 में आई थी और अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज 1873 में आई थी और सभी वाइडली पॉपुलर थे। वर्न हैज बीन द सेकंड मोस्ट ट्रांसलेटेड ऑथर इन द वर्ल्ड। बात करें दोस्तों इस कहानी की, तो ये कहानी जो है ये जूल्स वर्न की एडवेंचर नॉवेल से ली गई है और इसके आखिरी 4 चैप्टर्स जो थे इस नॉवेल के वो स्पेसिफिकली हमारी टेक्स्ट बुक में बताए गए हैं, जहां पर हमारा प्रोटोगोनिस्ट यानी हमारा जो हीरो है ना उसकी जर्नी डिस्क्राइब की गई है। ये कहानी जो है हमारे टेक्स्ट बुक में ये डिस्क्राइब करती है, नरेट करती है कैसे फिलियस फॉग नाम का ये शख्स जो है एक जेंटलमैन है
जो रिटर्न हो रहा है फाइनली, लंदन आ रहा है आफ्टर अटेम्प्टिंग द सर्कमनेविगेट टू द वर्ल्ड इन 80 डेज, यानी वो पूरी दुनिया 80 दिनों में घूम करके फाइनली रिटर्न आया है। और उसकी जर्नी कैसी रही, क्या रही, ये इन 4 चैप्टर्स में आपको समझाया गया है। जस्ट व्हेन द प्रोटैगनिस्ट हैज गिवन अप ऑल होप्स, he unexpectedly wins the wager that had made him undertake such a long journey, यानी जब फिलियस फॉग ने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, सारे होप गिव अप कर दिए थे, ऐसे में अनएक्सपेक्टेडली वो जीत जाता है जो शर्त उसने लगाई थी 80 दिनों में दुनिया घूमने की। तो क्या है ये पूरा मांजरा, क्या है एग्जैक्टली फिलियस फॉग की कहानी, वो हम इस नॉवेल सेक्शन के माध्यम से इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो फिलियस फॉग एक बहुत जबरदस्त जेंटलमैन थे और रिफॉर्म क्लब में अक्सर जाना पसंद करते थे। रिफॉर्म क्लब जो था ये एलीट जेंटलमैन्स का एक क्लब हुआ करता था, जहां समय स्पेंड करने के लिए, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, पत्ते वगैरह खेलने के लिए और कई गैम्बलिंग वगैरह करने के लिए यहां पर जेंटलमैन आया करते थे। हमारे कहानी का मेजर कैरेक्टर फिलियस फॉग भी यहां पर ही अक्सर आया करता था। और यहां पर सॉरी, जो हमारे फिलियस फॉग हैं, द हीरो, द चीफ प्रोटैगनिस्ट जो हमारे नॉवेल के हैं, इसे अपने सहपाठी जो हैं रिफॉर्म क्लब के, ये चैलेंज कर देते हैं। He is challenged by a fellow gambler to go around the world in 80 days and he takes up the challenge। क्योंकि फिलियस फॉग का स्वभाव भी अक्सर ऐसा ही रहा है कि वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो इस चैलेंज को भी स्वीकार कर लेते हैं। एक न्यूज़पेपर में आए हुए आर्टिकल को पढ़ करके ये शर्त लगती है, वेजर यानी कि शर्त, तो ये शर्त लगती है कि यार 80 दिनों में पूरी दुनिया घूमना मुमकिन है या नहीं। तो हमारे फिलियस फॉग कहते हैं कि मुमकिन है, मैं करके दिखाऊंगा। और उनकी रैशनलिटी, उनकी कामनेस, जेनरॉसिटी और सेल्फ कंट्रोल जो है इस कहानी में आपको बहुत आकर्षित करेंगे। और इसी के बेसिस पर वो शर्त लगा लेते हैं कि 80 दिनों में पूरी दुनिया घूम करके आऊंगा और अगर मैं जीत गया तो आपको मुझे 20,000 पाउंड देने पड़ेंगे। जी हाँ, ये 20,000 पाउंड की शर्त थी। ये बहुत बड़ी रकम है, 20,000 पाउंड उस जमाने में, जबकि ये कहानी बताई जा रही है, उस जमाने की बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। और ये शर्त जो है रिफॉर्म क्लब के इन एलीट जेंटलमैन्स ने आपस में लगा दी। दोस्तों, इस कहानी का दूसरा मेजर कैरेक्टर है पासापर्टू। जी हाँ, पासापर्टू ये फिलियस फॉग का ही एम्प्लॉई है, उनके साथ रहता है और बड़ा ही ऑनेस्ट और कॉमिक फ्रेंच मैन है। जी हाँ, क्योंकि ये फ्रेंच नॉवल है, यहाँ पे नाम कुछ इसी प्रकार के आपको नजर आएंगे। पासापर्टू जो था ये चेले समान है भैया फिलियस फॉग के, ये एक लॉयल है अपने मास्टर का और अक्सर जो है काम बड़ी ऑनेस्टी से, ईमानदारी से फिलियस फॉग के साथ रह करके करता रहता है। दोस्तों, he is loyal to his master and yet gets into situations that make his master's plans difficult to travel around the world। कहीं ना कहीं पासापर्टू की वजह से कई ऐसी मुसीबतें भी झेलनी पड़ती हैं जिससे अराउंड द वर्ल्ड 80 दिनों में घूमना थोड़ा सा कठिन भी हो जाता है। पासापर्टू attracts the reader with his loyalty, warmth and his sense of humor। कहीं ना कहीं कॉमिक वे में, कॉमिक अंदाज में इस कैरेक्टर को पेश किया गया है, तो पढ़ने में आपको काफी आनंद आता है। दोस्तों, बात करें कुछ और मेजर कैरेक्टर्स की, तो अगले मेजर कैरेक्टर हैं डिटेक्टिव फिक्स। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको इन कैरेक्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इसीलिए आपको इन कैरेक्टर्स की बारीकियों को समझना जरूरी है। इस कहानी का एक और किरदार डिटेक्टिव फिक्स जो है, ये काफी एकदम खतरनाक किस्म के इंसान है। ये जासूस तो हैं और इसीलिए शक की निगाह से फिलियस फॉग को और पासापर्टू को देखते रहते हैं। अक्सर इन पर शक इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि डॉक्टर फिक्स जो डिटेक्टिव फिक्स हैं, डिटेक्टिव फिक्स जो हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो हाल ही में एक बैंक में रॉबरी हुई थी, वो रॉबरी फिलियस फॉग ने ही की है। और इस शक की बिना पर पूरी इस कहानी में ये देखा जाता है कि डिटेक्टिव फिक्स जो है वो पासापर्टू और फिलियस फॉग का पीछा करते हुए नजर आते हैं, अरेस्ट करना चाहते हैं, इन दोनों को पकड़ना चाहते हैं, especially Phileas Fogg को। He comes to the wrong conclusion that Fogg is the bank robber and is merely pretending to go around the world when his real purpose is to cheat the law. He tries to capture Fogg। यानी पूरी कहानी में डिटेक्टिव फिक्स जो है वो फॉग को पकड़ना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यार बैंक में चोरी इसी ने की है और ये 80 दिनों का जो घूमने का नाटक है वो इसीलिए कर रहा है ताकि कानून की आंखों में धूल झोंक सके। दोस्तों, इसके अलावा औदा नाम का एक जबरदस्त कैरेक्टर यहाँ पर है। ये एक पारसी इंडियन प्रिंसेस है जो दुनिया घूमते समय 80 दिनों में दुनिया घूमते समय हमारे हीरो को मिल जाती है। फिलियस फॉग ये जब 80 दिनों में दुनिया का चक्कर काट रहे हैं तो ये इंडिया पहुंचते हैं। यहाँ पर बॉम्बे और कलकत्ता घूमते समय
और वहां से गुजरते समय औदा नाम की ये जो पारसी इंडियन प्रिंसेस है उस पर जो है निगाह पड़ती है हमारे फिलियस फॉग की, और इनकी कहानी भी बड़ी मज़ेदार है। इनका शादी जो है हमारी औदा का ये ओल्ड एक किंग से हो गया था, और वो किंग जो है वो मारा गया बेचारा। अब मर गया तो हिंदुओं में उस ज़माने में रिचुअल कई होते थे, ट्रेडिशंस कई होते थे, कई प्राचीन प्रथाएं जो हैं फॉलो की जाती थी, जिसके अनुसार सती की प्रथा जो है वो भी उस ज़माने में बहुत ज़्यादा प्रीच की जाती थी, फॉलो की जाती थी। तो यहाँ पर भी ऐसी व्यवस्था थी कि औदा के जो पति हैं वो मारे गए हैं, और इसीलिए अब सती होना पड़ेगा औदा को, जबरदस्ती आग में कूद करके मरना पड़ेगा, जैसे कि सती प्रथा के बारे में आप सब जानते ही हैं। तो ये व्यवस्था जो है चल ही रही थी, और इस प्रथा से औदा की जान बचाने का काम करते हैं हमारे हीरो फिलियस फॉग। शी इज रेस्क्यूड बाय फॉग्स ग्रुप। She goes back with them to England as she is unable to find her relative in Hong Kong। तो कहीं ना कहीं दुनिया का चक्कर काटते हुए अब औदा भी फिलियस फॉग और पसपटू के साथ हो जाती हैं, और 80 दिनों में कैसे इस लक्ष्य को हासिल किया जाए, कैसे शर्त को जीता जाए, इसमें एक और मेंबर अब शामिल हो जाता है। दोस्तों माइनर कैरेक्टर्स कई हैं, छोटे बड़े कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं, जिसमें सर फ्रांसिस क्रॉमार्टी की बात करें तो ये एक ब्रिगेडियर जनरल हैं जो फॉग की मदद करते हैं बंबई से कलकत्ता आने में। इसके अलावा जॉन बंस भी हैं। ये जॉन भाई साहब जो हैं ये मास्टर ऑफ द बोट टांकाडेर ऑन विच फॉग फिक्स एंड ऑदा ट्रैवल। जॉन इज अ स्किल्ड सेलर, अच्छे से बोट चला लेते हैं, जो इन तीनों को हांगकांग से शंघाई पहुंचाते हैं ताकि हमारे फॉग भाई साहब जो हैं वो सैन फ्रांसिस्को की बोट में समय पर सवार हो सके, वरना बोट छूट जाएगी, लेट हो जाएंगे, 80 दिनों की शर्त जो है वो हार जाएंगे। और इसमें जॉन बंसबी का हाथ बहुत जबरदस्त था। दोस्तों इसके अलावा माइनर कैरेक्टर्स में रिफॉर्म क्लब के मेंबर्स भी शामिल हैं, जिसमें इंजीनियर हैं एंड्रू स्टॉट, बैंकर हैं जॉन सलिनन और सैमुअल फेलेंटीन, द ब्रूअर थॉमस फ्लैनगन एंड गॉथियर राल्फ एंड वन ऑफ द गवर्नर्स ऑफ बैंक ऑफ इंग्लैंड आर फिलियस फॉग्स पार्टनर्स एट द रिफॉर्म क्लब। तो रिफॉर्म क्लब जो था ये काफी मजेदार जगह थी। यहाँ पर सारे रईस लोग आते हैं, सारे जेंटलमैन लोग आते हैं, बस ऐसी शर्त लगाते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं कि यार शर्त लगाया था, अब तू क्या कर लेगा, और इस तरह की बातों के बीच उलझ करके फिलियस फॉग जो हैं वो शर्त लगा लेते हैं 20,000 पाउंड की। तो ये वो क्लब के मेंबर्स हैं। बात करें दोस्तों कुछ और माइनर कैरेक्टर्स की, तो यहाँ पर एक पारसी गाइड भी है इस कहानी में, अ ब्राइट लुकिंग यंग पारसी जो मदद करता है हमारे फिलियस फॉग की। किस चीज में? तो ऑफर्स टू बी द गाइड ऑन एलिफेंट विच विल टेक द ट्रैवलर्स टू इलाहाबाद। मतलब इलाहाबाद ले जाने के लिए जो व्यक्ति मदद करता है इनकी, वो होता है हमारा ये पारसी गाइड। दोस्तों ही इज अ ब्रेव एंड इंटेलिजेंट मैन and does his job well in conveying the passengers swiftly to इलाहाबाद। इलाहाबाद पहुंचा देता है टाइम पर। इसके अलावा है कॉलोनल स्टैम्प प्रॉक्टर। ये भाई सैन फ्रांसिस्को में मिलते हैं फॉग फिक्स और औदा को। जब फॉग फिक्स और औदा जो है एक बहुत बड़ी मगजमारी में, बहुत भीड़ भड़के वाली एक सड़क पर फंस जाते हैं, विच इज क्राउडेड बाय द मेंबर्स ऑफ 2 ऑपोजिंग पॉलिटिकल पार्टीज। यानी 2 पार्टियों के बीच झगड़ा चल रहा है, दंगा चल रहा है ऐसी सड़क पर। ये हमारे तीनों जो हैं फंस चुके हैं, फॉग फिक्स और औदा। और इस जो दंगल में हमारे स्टैम्प प्रॉक्टर नाम के कॉलोनल हैं, जिनसे हमारे हीरो का झगड़ा हो जाता है। इतना झगड़ा हो जाता है कि दोनों एक दूसरे मारपीट करने पर उतर आते हैं। द अपोजिंग मेंबर्स बिकेम वायलेंट एंड फॉग्स ग्रुप इज कॉट इन बिटवीन अ ह्यूज फेलो विद अ रेड गोटी एंड अ रडी complexion and broad shoulder raises his fist over Mr. Fogg. Fogg is very angry and later these two men even resort to dueling. Dueling का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, फाइट पे उतर आते हैं। तो ये भी एक कैरेक्टर है जो एक बाधा बन करके, एक हर्डल बन करके सामने आता है हमारी 80 दिनों की जर्नी में। बात करें कुछ और कैरेक्टर्स की, तो यहाँ पर हैं एल्डर विलियम हिच। ये एक प्रीस्ट है जो भैया अपने मॉर्मोनिज्म नाम का जो ये अपना एक सेक्ट है जिसका प्रचार कर रहे हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में बता रहे हैं। ये हमारे फिलियस फॉग भाई साहब को तब मिलते हैं जब सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क की ओर जा रहे होते हैं, एल्को स्टेशन पर पहुंचना होता है, तब ये प्रीस्ट मिल जाते हैं और काफी बड़ा लेक्चर ही दे देते हैं अबाउट मॉर्मोनिज्म।
बात करें मज की तो ये कैरेक्टर भी बड़ा मजेदार है। एन अमेरिकन एट फोर्ट क्यूनी स्टेशन ऑफर्स टू ट्रांसपोर्ट फॉग एंड ग्रुप ऑन अ स्लेज टू ओमाहा स्टेशन। मतलब यार कर्नी नाम के स्टेशन से ओमाहा स्टेशन पर आसानी से पहुंचाने में मज जो है वो मदद करते हैं। और द स्किपर ऑफ अ लैंडक्राफ्ट मैनेजेस टू ट्रांसफर द ग्रुप सेफली टू ओमाहा स्टेशन इन अ फ्यू आवर्स, यानी कुछ ही घंटों में ये समय पर जो है हमारे फिलियस फॉग को पहुंचा देते हैं ओमाहा स्टेशन पर। दोस्तों अब शुरुआत करते हैं अलग अलग चैप्टर्स की। तो यहां पर आप देख सकते हैं चैप्टर 34 में क्या बताया गया है। तो एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर द प्रोटैगनिस्ट इज इन द प्रिजन। टेक्स्ट बुक में भी हमारे यही बताया गया है कि यार हमारा हीरो जो है वो जेल में है, बॉस जेल में फंसा हुआ है, गुस्सा आ रहा है, कस्टम हाउस में है क्योंकि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मिस्टेकन टू बी अ बैंक रॉबर ऑन रन। जी हाँ, हमारे डिटेक्टिव फिक्स जो है ना वो जेल में डाल देते हैं फॉग को। भाई अभी तो शर्त जीतना बाकी है, भाई अभी तो टाइम पे पहुंचना बाकी है, रिफॉर्म क्लब में जाकर के सबको बताना है कि 80 दिनों में हम वापस लौट चुके हैं। लेकिन इसी में बीच फिक्स जो है फांदी मार देते हैं, डिटेक्टिव जो है वो फांदी मार देते हैं और हमारे फॉग को गिरफ्तार कर लेते हैं, जेल में डाल देते हैं। और मिस्टेकनली, यानी उनको लगता है कि बैंक में चोरी इन्होंने की है और ये दर दर भटक रहे हैं, भाग रहे हैं ताकि कानून की आंखों में धूल झोंक सकें, और इसीलिए इन्हें पकड़ लिया जाता है। डिटेक्टिव नेम्ड फिक्स अरेस्ट फॉग एज सून एज ही रीचेस लिवरपूल। फॉग्स two companions are as much as shocked with the sudden arrest as Fogg himself। जितना फॉग को आश्चर्य होता है इस चीज से, उतना ही आश्चर्य पासापटू और औदा को भी होता है कि अचानक से हम जीतने वाले थे, हम तो पहुंचने वाले थे, और हमें लिवरपूल में आकर के ही यहाँ पर कैसे अरेस्ट कर लिया गया है वारंट के साथ। और ये कंफ्यूजन बड़ा ही बड़ा झटका देता है पूरे किरदारों के। दोस्तों बात करें यहाँ पर तो यहाँ इस वजह से, क्योंकि अब जेल में पहुंच चुके हैं, दिस प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम रीचिंग द रिफॉर्म क्लब इन टाइम टू विन द वेजर। अब शर्त जीतना नामुमकिन सा हो गया है, रिफॉर्म क्लब में पहुंचना नामुमकिन सा हो गया है। एज फॉग इज मेकिंग अ ब्रीफ एंट्री इन हिज जर्नल एंड लमेंटिंग द लॉस ब्रॉट बाय अ ट्रिक ऑफ फेट एंड टाइम। किस तरह से ये काल का चक्रव्यूह घूमा, और फॉग बहुत ही निराश और हताश होकर के अपनी जर्नल में लिख रहे हैं, अपनी किताब में लिख रहे हैं कि यार मैं जीतने ही वाला था, बट नसीब मेरा ऐसा था कि मैं आखिर में फंस गया हूं यहां पर, और इस बेवकूफ से डिटेक्टिव फिक्स ने मुझे जेल में डाल दिया है। His servant Passepartout enters the prison along with the detective. The detective apologizes for the folly he was committed by arresting the wrong man। अचानक से कहानी में ट्विस्ट आता है। कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि डिटेक्टिव को शर्मिंदगी होती है, उसे पता चलता है कि सच्चाई कुछ और ही है और उसने गलत व्यक्ति को जेल में डाल दिया है। हमारा पसरपटू जो है वो फटाफट से आता है, डिटेक्टिव को समझा करके, वास्तविकता बता करके लेकर आता है, प्रिजन में एंटर करते हैं। डिटेक्टिव माफी मांगते हैं और फॉग को रिहा करने की प्रक्रिया, जेल से छुड़ाने की प्रक्रिया शुरू होती है। दोस्तों यहां पर बात करें तो फॉग अब प्रिजन से निकलते हैं पसपटू के साथ। देयर आर स्टिल सम आवर्स फॉर द 80th डे टू एंड। अभी भी कुछ घंटे बाकी हैं 80वें दिन को खत्म होने में, और फॉग फटाफट से अरेंज करते हैं एक ट्रेन टू लंदन बाय पेइंग ए जनरस अमाउंट टू द इंजीनियर। अब ट्रेन अरेंज की जाती है लंदन पहुंचने के लिए, क्योंकि रिफॉर्म क्लब जल्दी से जल्दी पहुंचना है। अकम्पनीड बाय हिज फेथफुल सर्वेंट पसपटू एंड हिज बिलव्ड वुमन ओदा, फॉग सेट्स आउट टुवर्ड्स हिज फाइनल डेस्टिनेशन hoping to show up at the club on the promised hour। फटाफट से तीनों ही निकल पड़ते हैं, जल्दी से जल्दी रिफॉर्म क्लब पहुंचना है, शर्त जीतनी है जो कि लगी है 80 दिनों में दुनिया घूमने की। He gets off on the station at London only to realize that he is late by 5 minutes। ओ हो, कहानी में एक और ट्विस्ट आ गया। जैसे ही लंदन उतरते हैं बड़ी ही हताशा होती है, बड़ी ही निराशा होती है, एहसास होता है कि हम तो यार 5 मिनट लेट पहुंचे हैं और 80वां दिन जो है वो समाप्त हो गया है। And has thereby already lost the wager, यानी शर्त तो अब हार चुके हैं, यह एहसास होता है। दुख बड़ा होता है, गम बड़ा होता है, क्योंकि रकम जो है शर्त की ये 20,000 पाउंड की है दोस्तों, और 20,000 पाउंड उस जमाने का बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था, जिससे आधी से ज्यादा जायदाद हमारे फिलियस फॉग की खत्म हो जाती, और इसलिए बहुत ज्यादा हताशा और निराशा देखने मिलती है। दोस्तों अगले चैप्टर की बात करें तो यहाँ चैप्टर 35 में डिजेक्टेड मिस्टर फॉग नजर आते हैं, बड़े ही हताश और निराश नजर आते हैं। एट हिज प्लेस इन हिज सेविल रो इन लंदन।
He is in such distress for having lost the wager due to such an unforeseen misunderstanding. ये अपने आप को कोस रहे होते हैं कि यार ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ये जो डॉक्टर फिक्स था, डिटेक्टिव फिक्स था, इसने बहुत जबरदस्ती मुझे जेल में डाल दिया, इससे मेरा समय वेस्ट हो गया और मैं 5 मिनट देरी से पहुंचा और ये बड़ी ही गड़बड़ वाली बात हो गई। काश मिसअंडरस्टैंडिंग ना होती तो मैं जीत जाता। यही सोच में बेचारे डिस्ट्रेस होकर के मिस्टर फ्रॉग जो है अपने कोने में घर के बैठे हुए थे। दैट हिज सर्वेंट फियर्स दैट हिज मास्टर माइट बी कंटेम्पलेटिंग सुसाइड, कहीं सुसाइड ना कर लें ऐसा पसपटू को लगने लगा। While Passepartout is keeping an eye on his master, Mr. Fogg excuses himself and becomes more withdrawn. Only in the evening when Oda proposes marriage to him do his spirits lift. Elated, he instructs Passepartout to rush to arrange a parish फॉर देयर मैरिज। यानी कहीं ना कहीं हताश और उदास माहौल के बीच अब इसको ये भी लग रहा था कि औदा क्यों ही मुझसे शादी करेगी। औदा जो एक इंडियन पारसी प्रिंसेस थी, यार अब तो इसके पास पैसे भी नहीं है, गरीबी वाली लाइफ जीनी पड़ेगी, ये सोच करके ये अपने आप को कोस रहा था कि क्यों अब मुझसे ये शादी करेगी। लेकिन उतने में मूड को अपलिफ्ट करते हुए औदा खुद ही शादी का प्रपोजल दे देती है और अब स्पिरिट जो है हाई हो जाते हैं। फिर एक बार माहौल हंसी मजाक और हैप्पीनेस वाला हो जाता है, खुशी लौट आती है और गरीबी ही सही हम जिएंगे एक साथ, मरेंगे एक साथ, ये वादा करते हुए हमारे फिलियस फॉग जो है पासेपर्टू को कहते हैं भैया तुम शादी की तैयारी करो, ढोल नगाड़े बजवाओ मामा, हम तो शादी करेंगे औदा के साथ। आहा। दिस चैप्टर जो है अगला चैप्टर जहां पर 36th चैप्टर की बात करते हैं तो इट शोज द सीन एट द रिफॉर्म क्लब। अब ये कहानी में नया ट्विस्ट है आप लोगों के लिए दोस्तों। रिफॉर्म क्लब का सीन है जहां एटमॉस्फेयर फुल ऑफ स्पेकुलेशन है। जो 5 दोस्त थे जिनके साथ मिस्टर फॉग ने एक शर्त लगाई थी एग्जैक्टली 80 डेज अगो, वो फाइनल आवर पे रुके हुए हैं। The news of a man taking upon himself the task of such an impossible journey has spread in the city and attracted a huge crowd outside the club. क्लब के बाहर भारी भीड़ है क्योंकि दुनिया भर के लोगों को अखबारों के माध्यम से पता चल चुका है कि एक व्यक्ति ने 80 दिनों में दुनिया घूम लेने का, जीत लेने का एक फैसला किया था और घूम करके वो वापस रिफॉर्म क्लब समय पर आता है कि नहीं ये देखना बनता ही है और इसीलिए कई क्राउड वहां पर जमा हो गए थे। As the deadline approaches, the 5 men declare that Mr. Fogg has lost the wager. सभी 5 जो शर्त लगाने वाले व्यक्ति थे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अबे फॉग तो हार गया बे, अबे फॉग तो हार गया बे, फॉग तो पहुंचा ही नहीं। इट इज एट द लास्ट मिनट दैट अचानक से फिलियस फॉग की एंट्री होती है और यहां पर मजेदार चीज होती है। इट इज एट द लास्ट मिनट दैट फिलियस फॉग मेक्स अ ड्रामेटिक एंट्री इनटू द क्लब फॉलोड बाय एन एक्साइटेड क्राउड। क्राउड तालियां बजाता है, सीटियां बजाता है और जबरदस्त स्वागत होता है फिलियस फॉग का क्योंकि कहानी में एक और ट्विस्ट बाकी है। जी हां, चैप्टर 37 की बात करें तो यहां पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि किस तरह से फिलियस फॉग ने एक्चुअली में शर्त जीत ली है और जो इम्पॉसिबल डेडलाइन लग रही थी उसे कंप्लीट कर लिया है। तो कैसे किया है भाई? तो पासेपर्टू जो एक शादी की तैयारियां करने गए थे वो जब वापस आए तो उन्होंने एक जबरदस्त सी कहानी सुनाई और उन्होंने एक जबरदस्त सी न्यूज भी दी। He announces that it is still the 80th day in London। वो अनाउंस करते हैं कि भाई अभी भी ये 80वां दिन ही चल रहा है। Since the protagonist had moved eastwards during his journey, he had unconsciously earned an extra day। पासेपर्टू बोलते हैं कि भैया हमसे ही गलती हो गई थी दिनों को गिनने में। कहीं ना कहीं टाइम जो होता है वो हर जर्नी के अंदर अलग अलग सा महसूस होता है, अलग अलग से देश में अलग अलग समय पर अलग अलग टाइम जोन से गुजरना पड़ता है और इसीलिए जब इंडिया में रात हो रही है तो अमेरिका में सुबह हो रही है। ऐसा अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम जोन देखा जाता है और इसी वजह से जब एग्जैक्ट टाइम जोन देखा गया तो पता चला कि यार ये लोग तो एक दिन पहले ही पहुंच गए थे, ना कि 80वें दिन में पहुंचे थे और इसीलिए कायदे से तो शर्त जीत ही गए थे। यस, earned an extra day. Thus, a difference in time zones had made them reach London 1 day before the final day. Realizing he still has 10 minutes left, Mr. Fogg rushes to the Reform Club and manages to make a miraculous entry at the last minute. यानी कहीं ना कहीं अब ये एक क्रांतिकारी जीत हो गई है, मिराकुलस जीत हो चुकी है मिस्टर फॉग की और अंत भला तो सब भला। यहाँ पर हमारे फिलियस फॉग जो हैं वो कहानी में जीतते हैं और हैप्पीली मैरिड लाइफ
औदा के साथ जीने वाले हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा इस कहानी के माध्यम से, इस नॉवेल के अंदर कितना एडवेंचर है, कितना जबरदस्त सा ये घूमने फिरने वाला कहानी आपके सामने पेश किया गया है। एज पर द वेजर मिस्टर फॉग विंस 20,000 पाउंड्स, 20,000 पाउंड ये जीत जाते हैं। लेकिन हिसाब किताब करने पर यही पता चलता है कि ऑलरेडी 19,000 पाउंड तो साला दुनिया घूमने में ही खर्च हो गए थे और इसीलिए 1,000 पाउंड ही इनके पास बचते हैं। दिस इज नॉट अ वेरी रिवॉर्डिंग अमाउंट इन मॉनेटरी टर्म्स, बट डिसाइड करते हैं मिस्टर फॉग कि यार ये जो 1,000 पाउंड भी बचे हैं ना, ये हम हमारे सर्वेंट को देंगे यानी पसापट्टू को देंगे एंड सेव सम मनी फॉर हिमसेल्फ। The long and exhausting journey, however, proves most rewarding because it earns him a charming woman as his wife. ये जर्नी आपको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दे करके ही जाती है और यहाँ मिस्टर फॉग को तो एक खूबसूरत सी वाइफ भी मिल गई है औदा के रूप में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये पूरा चैप्टर जो है समझ में आ गया होगा। हम लगातार नॉवेल सेक्शन के वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप जरूर इसका कंक्लूजन है समझिए, इसकी समरी को समझिए, लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। टेलीग्राम चैनल पर हमारे आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे, तो जरूर वहां से पढ़ाई को जारी रखिएगा। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 इंग्लिश 4.4 नॉवेल सेक्शन का द साइन ऑफ 4। अब तक का सबसे मजेदार नॉवेल है ये। दोस्तों यहां पर आज हम एक क्राइम थ्रिलर, जी हाँ एक क्राइम थ्रिलर, जैसे कि मूवीज में हम देखते हैं क्राइम थ्रिलर मूवीज, वैसी एक क्राइम थ्रिलर नॉवेल है। सस्पेंस है इसके अंदर और जबरदस्त मजा भी है। शेरलॉक होम्स एक मशहूर डिटेक्टिव और उन्हीं का एक केस आज हम समझने वाले हैं। किस तरह से ये केस अनफोल्ड होता है, खूनी कौन है, खजाना कहां है, ये सारे जवाब आपको इसी नॉवेल के अंत में मिलते हैं। दोस्तों द साइन ऑफ 4 भी 4 मार्क्स के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा और जरूर इस वीडियो को देख के आपको बहुत मदद मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स और आईएमपी क्वेश्चंस मिलते रहते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। डिटेल में आपको समझना है कहानी को, अलग अलग कैरेक्टर्स को, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स ये कहानी है, बहुत घुमा फिरा के आपको अंत तक पहुंचना है, तो कहीं ना कहीं आपको स्टोरी लाइन जो है वो समझनी बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले लेखक की बात करें तो सर आर्थर इग्नेशियस कॉनन डॉयल एक महान ब्रिटिश राइटर हैं, फिजिशियन हैं और इनका एक कैरेक्टर बहुत जबरदस्त फेमस हुआ, शेरलॉक होम्स, दुनिया का सबसे महान डिटेक्टिव जिसने आज तक ऐसा कोई केस नहीं रहा जो सॉल्व नहीं किया, हर केस को सक्सेसफुली सॉल्व किया। ही क्रिएटेड द कैरेक्टर शेरलॉक होम्स इन 1887 फॉर अ स्टडी इन स्कारलेट। 4 novels and 56 short stories include Holmes and Dr. Watson, जो कि होम्स के साथ काम करते हैं। The Sherlock Holmes stories are considered milestones in the field of crime fiction। तो क्राइम वाले जॉनर में, क्राइम वाले मसाला एंटरटेनर में आपको कहीं ना कहीं शेरलॉक होम्स टॉप पे दिखेंगे। तो शेरलॉक होम्स स्टोरीज आर जनरली कंसिडर्ड माइलस्टोन्स इन द फील्ड ऑफ क्राइम फिक्शन। दोस्तों इसके अलावा मैं बात करूं तो भाई हमारे कॉनन डॉयल जो हैं ये एक प्रोलिफिक राइटर हैं, जबरदस्त तरीके से कहानी को बुनते हैं, फैंटेसी, साइंस फिक्शन, इसके अलावा कई नॉन फिक्शन और हिस्टोरिकल नॉवेल्स भी इन्होंने लिखी। बात करें दोस्तों इस कहानी की तो इस नॉवेल द साइन ऑफ 4 में हम काफी मजेदार और रोचक कहानी पढ़ने वाले हैं। इट इज वन ऑफ द मेनी क्राइम फिक्शन नॉवेल्स बाय सर आर्थर कॉनन डॉयल। इट डील्स विद अ केस ऑफ हिडन ट्रेजर, यानी एक खजाने की, एक छुपे खुफिया खजाने की एक कहानी है और एक मर्डर मिस्ट्री भी है। शेरलॉक होम्स जो डिटेक्टिव हैं उसे एक महिला जो है अप्रोच करती है, नाम है मैरी मॉस्टन, और इस केस के बारे में सारी डिटेल्स देती हैं। दीज इनिशियल चैप्टर्स जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, दे इंट्रोड्यूस द मेन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द प्लॉट व्हिच इन्वॉल्व्स अ मिस्ट्री दैट होम्स एंड वॉटसन सेट आउट टू सॉल्व। तो किस तरह से मैरी मॉस्टन के इस केस को हमारे होम्स और वॉटसन दोनों मिलकर के सॉल्व करते हैं, वही इस चैप्टर में आपको नॉवेल में देखने मिलेगा। दोस्तों मेजर कैरेक्टर्स की बात करें तो शेरलॉक होम्स सबसे मेजर कैरेक्टर हैं। ही इज द स्टोरीज प्रोटैगनिस्ट, हीरो हैं। ही इज द फेमस डिटेक्टिव। ही हैज सुप्रीम और ऑलमोस्ट सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंस दैट अलाउज हिम टू सॉल्व द डिफिकल्ट केसेस एज वेल। यानी एकदम जबरदस्त दिमाग है, तेज तर्रार है, शांत स्वभाव के लेकिन जबरदस्त पैनी निगाह वाले शेरलॉक होम्स हर केस को सॉल्व कर ही लेते हैं। दोस्तों इसके अलावा मेजर कैरेक्टर है मैरी मॉर्स्टन का, एक यंग वुमन है जिन्हें होम्स की मदद चाहिए।
मिस मैरी मॉर्स्टन जो है ये शर्लॉक होम्स के पास आती हैं टू सी इफ ही कैन हेल्प हर फाइंड आउट व्हाट हैपेंड टू हर फादर। अपने पिताजी को क्या हुआ, कहाँ गायब हो गए, क्यों डिसअपियर हो गए, क्या है उसके पीछे का राज रहस्य, यही जानने के लिए शर्लॉक होम्स के पास आई हैं कैप्टन मॉर्स्टन हु डिसअपियर्ड अ फ्यू इयर्स प्रीवियसली। दोस्तों इसके अलावा दूसरा एक कैरेक्टर है थेडियस शॉल्टो नाम का, ये भी एक जबरदस्त कैरेक्टर है। थेडियस शॉल्टो जो है वो एक मेजर शॉल्टो हैं जिनके बेटे हैं। ही इज द ब्रदर ऑफ बार्थोलोमियो शॉल्टो, यानी ये जो मेजर शॉल्टो का कैरेक्टर है याद रखिएगा, इसके दो बेटे हैं थेडियस शॉल्टो और बार्थोलोमियो शॉल्टो। ही इज एन अनयूजुअल कैरेक्टर। थेडियस इज द वन हु डिसाइड्स टू कॉन्टैक्ट मिस मॉर्स्टन एंड आस्क हर टू मीट हिम। यानी यार कहानी में जब ट्विस्ट आता है ना, तब थेडियस शॉल्टो ही एक ऐसा व्यक्ति है जो मिस मॉर्स्टन को, यानी हमारी जो मेन जो केस लेकर के आई है शर्लॉक होम्स के पास मैरी मॉर्स्टन, उसको मिलने के लिए बुलाता है ये थेडियस शॉल्टो। क्यों बुलाता है, क्या कहता है मिलकर के, ये भी एक मजेदार बात है, आगे आपको पता चलेगा। इसके अलावा एक कैरेक्टर है टॉबी द डॉग। ये एक जबरदस्त सा कैरेक्टर है जो अंत में बहुत काम आता है और फैसला सुनाने में तो बहुत मदद कर देता है। इसकी जो सूंघने की शक्ति है उससे ही तो केस आखिर में सॉल्व हो पाता है और ये ट्रेन्ड डॉग है शर्लॉक होम्स का खास। दोस्तों बात करें अगले कैरेक्टर की तो ये है जॉन वॉटसन। हाँ, ये नरेटर हैं इस कहानी के और भैया एकदम खुश मिजाज हैं। वॉटसन जो हैं ये शर्लॉक होम्स के साथ ही रहते हैं, उनके लॉयल असिस्टेंट हैं और प्रोफेशन से डॉक्टर हैं और ये जो हैं मैरी मॉर्स्टन पर फिदा हो गए हैं। ही इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, ही इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन और इस तरह से ये बहुत ही खतरनाक और मस्त केस को सॉल्व करने में मजा देते हैं आपको। इसके अलावा मेजर शॉल्टो की बात करें तो मेजर शॉल्टो जो हैं ये अंडमान के जो जेल थी उसके गार्ड थे। ही इज द फादर ऑफ बार्थोलोमियो एंड थेडियस शॉल्टो। बार्थोलोमियो और थेडियस के पिताश्री हैं ये। और खास बात यह है कहानी में कि ये मेजर शॉल्टो जो हैं ये हमारे जो मैरी मॉर्स्टन थी उसके पिताजी के दोस्त भी थे, विथ whom he served in इंडिया। यानी मेजर शॉल्टो और मैरी के पिता कैप्टन मॉर्स्टन जो गायब हो गए हैं, जो मारे गए हैं, जिनका कोई अता पता नहीं है, उनके दोस्त थे और दोनों जो थे ये इंडिया में जो है प्राचीन काल में काम किया करते थे। वहां पे इनको सर्विस देनी होती थी, वहां पर ये डिप्यूटेड थे इंग्लैंड की ओर से। दोस्तों अगला कैरेक्टर है टोंगा। हाँ, ये टोंगा जो है ना भैया ये अंडमान आइलैंड की जेल का एक जबरदस्त सा व्यक्ति है, खूंखार आदमी है और जिन्होंने जोनाथन स्मॉल की मदद की जब वो बीमार थे और एक लॉयल हैं जोनाथन स्मॉल के जो कि क्रिमिनल हैं। आगे पता चलेगा आपको जोनाथन स्मॉल कौन थे। जी हाँ, ये हैं जोनाथन स्मॉल। ही इज द वुडन लेग्ड मैन। एक खौफ है वुडन लेग्ड मैन का। कौन है ये लंगड़ा त्यागी? हु सीक्स रिवेंज ऑन मेजर शॉल्टो। मेजर शॉल्टो से बदला लेना चाहता है ये वुडन लेग्ड मैन और ये वुडन लेग्ड मैन कोई और नहीं जोनाथन स्मॉल ही है और मेजर शॉल्टो से बदला लेना चाहता है आगरा के एक खजाने के संदर्भ में। ही इज वन ऑफ द 4 ओरिजिनल मैन हु एक्वायर्ड द ट्रेजर। अ वुडन लेग्ड मैन क्रिमिनल, ये हैं मेन क्रिमिनल जोनाथन स्मॉल। दोस्तों बात करें उस व्यक्ति की जिसकी वजह से ये केस सामने आया तो वो है कैप्टन मॉर्स्टन, मैरी के पिता। कैप्टन मॉर्स्टन वाज एन ऑफिसर इन द ब्रिटिश आर्मी हु सर्व्ड इन इंडिया। ही इज मैरी मॉर्स्टन्स फादर एंड हिज अनएक्सप्लेन्ड डिसअपियरेंस, अचानक से गायब हो गए, इज द कैटलिस्ट फॉर द नॉवेलास प्लॉट। इस नॉवेल के प्लॉट का सबसे मेजर पार्ट है ये क्योंकि ये गायब हो चुके हैं। ही वॉज फ्रेंड ऑफ मेजर शॉल्टो, जो मेजर शॉल्टो थे उसके दोस्त थे और अचानक से गायब हो गए थे। बात करें कुछ और कैरेक्टर्स की, साइन ऑफ 4 जो चिट्ठी के ऊपर 4 नाम लिखे हैं उसमें से एक नाम है अब्दुल्ला खान। ही इज एन इंडियन मैन एंड वन ऑफ द सिग्नेटरीज ऑफ द साइन ऑफ 4 एंड द मैन हु टोल्ड जोनाथन स्मॉल अबाउट द आगरा ट्रेजर। जोनाथन स्मॉल को खजाने के बारे में बताने वाला कोई व्यक्ति है तो वो है अब्दुल्ला खान। अगला जो साइन ऑफ 4 में व्यक्ति है वो है दोस्त अकबर और ये भी एक इंडियन मैन है और इनकी भी साइन जो है उस साइन ऑफ 4 के पेपर पर की गई है। ही lures the merchant the man who is carrying the Agra treasure into the trap set by the other man। यानी ये भी आगरा के खजाने से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। बात करें मोहम्मद सिंह की तो ही इज एन इंडियन मैन एंड वन ऑफ द सिग्नेटरीज ऑफ द साइन ऑफ 4। इनकी भी साइन है। ही colluded with जोनाथन स्मॉल, जोनाथन स्मॉल के साथ कल्यूड
किया अब्दुल्ला खान एंड दोस्त अकबर टू सीज द आगरा ट्रेजर, यानी इन चारों ने मिलकर आगरा के खजाने को चुराया था। जी हाँ, ये है कहानी। 4 लोग, 4 मैंने आपको बताया, मोहम्मद सिंह, दोस्त अकबर, इसके अलावा अब्दुल्ला खान और जोनाथन स्मॉल, ये जो 4 लोग थे इन्होंने मिल करके जो है आगरा के खजाने को चुरा लिया। अब कहानी में ट्विस्ट कैसे आया और क्या आया, तो यार ये जो फोटोग्राफ है ना, ये आपको पूरी कहानी समझाता है, एक शॉर्ट ग्लिम्स देता है। मैरी जो है शेरलॉक होम्स के पास सबसे पहले आती हैं, अपने मिसिंग फादर के बारे में कहानी बताती हैं। वो कहती हैं कोई मोती भेज रहा है कई सालों से सेम डेट पर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैरी का फादर जो है वो मर गए हैं खजाना मिलने के बाद से ही। और इसके आगे जब कहानी बढ़ती है तो पता चलता है कि शॉल्टो का भाई जो है उसे ट्रेजर मिला तो था, लेकिन जैसे ही ट्रेजर मिला वो मारा गया और ट्रेजर भी चोरी हो गया फिर से। तो भाई भी मारा गया शॉल्टो का। और आगे कहानी बढ़ती है तो फाइनली हमारे शर्लॉक होम्स भाई साहब जो हैं टोबी द डॉग की मदद से थीव्स को यानी चोरों को पकड़ने में कामयाब होते हैं। हालांकि इन्हें चेस्ट जो है ट्रेजर का वो एम्प्टी मिलता है और इस तरह से केस को सॉल्व करने में मदद मिलती है। फाइनली जोनाथन स्मॉल जो कि मुख्य आरोपी हैं उसे पकड़ने में भी ये कामयाब होते हैं। और हमारे जो शर्लॉक होम्स के असिस्टेंट हैं वॉटसन भाई साहब, ये तो मैरी से लट्टू हो गए थे भाई, मैरी से ये एंगेजमेंट भी कर लेते हैं। अंत में स्टोरी जो है वो रिवील होती है कि असली में कहानी क्या थी साइन ऑफ 4 की। चलिए एक एक करके चीजों को समझते हैं दोस्तों। ये कहानी जो है इसका एसेंस बहुत ही सिंपल सा है, इट हैज अ कॉम्प्लेक्स प्लॉट। हालांकि ये भारत में जो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था 1857 में, उस दौर की कहानी है जब आगरा ट्रेजर चोरी हुआ था और एक सीक्रेट पैक्ट हो गया था चारों के बीच, 4 लोगों के बीच, जिसके नाम मैंने आपको शुरुआत में बताया, जिसमें 2 प्रिजन गार्ड्स थे। It is also introduces Dr. Watson's to future wife Mary Morstan। मतलब ये कहानी का एसेंस तो यही है कि भैया 4 लोग हैं जो आगरा का खजाना चुराते हैं और उस खजाने से ही इतने कॉन्फ्लिक्ट, इतने जेलसी, ईगो, लालच पैदा होता है कि यार सबकी जानें चली जाती हैं। दोस्तों स्टोरी की बात करें तो यार ये टाइमलाइन है 7 पॉइंट में मैंने आपके सामने रखी है कि मैरी मॉर्स्टन है जो सबसे पहले आती हैं कहानी लेकर के, केस लेकर के होम्स के पास। होम्स और वॉटसन जो है मैरी के साथ मिलकर के थेडियस शॉल्टो के घर पे जाते हैं जो मेजर शॉल्टो के बेटे हैं और आगरा ट्रेजर के बारे में उन्हें समझ में आता है। बार्थोलोमेव शॉल्टो जो है वो थेडियस शॉल्टो के भाई ही हैं और वो मारे जाते हैं पौंडीचेरी की लॉज में क्योंकि उनके पास खजाना होता है और जोनाथन स्मॉल जो है उन्हें मार करके टोंगा के साथ निकल जाता है खजाना लेकर के। होम्स इन्वेस्टिगेट करते हैं सारे क्लूज को और पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आकर के शॉल्टो, थेडियस शॉल्टो को ही अरेस्ट कर लेती है। हालांकि होम्स कहते हैं कि नहीं यार, थेडियस शॉल्टो ने नहीं मारा है अपने भाई को खजाने के लिए, वो तो मेरे साथ ही था। होम्स वॉटसन को टॉबी द डॉग को लाने के लिए कहते हैं और फाइनली टॉबी द डॉग जो है वो सेंट की खुशबू सूंघ करके सारी चीजें पता लगा लेता है। वॉटसन, होम्स और इंस्पेक्टर जो है फटाफट से विलन्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं। थेम्स रिवर के किनारे से गुजरती हुई उनकी बोट का पीछा करते हैं पुलिस बोट के साथ और ट्रेजर चेस्ट को जैसे ही देखते हैं तो खाली निकलता है। फाइनली जोनाथन स्मॉल को अरेस्ट कर लिया जाता है। टोंगा का जो है कोशिश थी शेरलॉक होम्स को मारने की, लेकिन टोंगा को शूट कर दिया जाता है, वो मारा जाता है और जोनाथन स्मॉल जो है वो अरेस्ट कर लिया जाता है और अंत में वॉटसन जो है हमारी मैरी मॉर्स्टन के साथ एंगेजमेंट कर लेता है। तो ये कुल मिलाकर के मैंने टाइमलाइन बताई। चलिए डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि कहानी शुरू होती है हमारे जो मैरी मॉर्स्टन है वो पहुंचती हैं सबसे पहले शेरलॉक होम्स के पास और शेरलॉक होम्स को पूरी कहानी बयान करती है। क्या कहती हैं वो? तो भाई वो कहती हैं कि यार उनके पिताजी जो हैं वो खो गए। She explains that Captain Morstan disappeared nearly 10 years ago, 10 साल हो गए और on returning to England from the Andaman Islands, अंडमान आइलैंड से 10 साल पहले जब वापस आए तब से वो गायब हो गए। हर साल तब से ही 1882 में मैरी मॉर्स्टन को एक मोती कोई पोस्ट से भेज रहा है जिसमें कोई क्लू नहीं है भेजने वाला कौन है। She approaches Holmes now because she has been sent a letter। इस बार एक लेटर भी आया है from an unknown friend asking her to be outside the Lucrum Theatre that evening। यानी एक लेटर आया है जिसमें मैरी मॉर्स्टन को एक खास जगह पर बुलाया गया है। तो अब वो थोड़ी सी डर गई हैं और इसीलिए शेरलॉक होम्स के पास आई हैं। मोती मिल रहा था तब नहीं डर रही थी, अब लेटर आया तो डर गई।
बात करते हैं चलो आगे। शेरलॉक होम्स को कहानी पसंद आती है, केस इंटरेस्टिंग लगता है, केस वो ले लेते हैं और अब वो लेटर जहां पर बुलाया गया है वहां पहुंचते हैं। Holmes and Watson accompany Mary and the three are taken to Thaddeus Sholto's house. वो कहाँ पहुंचते हैं? Thaddeus Sholto के घर पहुंचते हैं। He tells them how Captain Morstan died and of heart attack following an argument with his father. Thaddeus Sholto बोलता है कि यार तेरे बाप का मेरे बाप से आर्ग्यूमेंट हो गया, आहा तेरे बाप का मेरे बाप से आर्ग्यूमेंट हो गया खजाने को लेकर के और तेरा बाप जो है वो हार्ट अटैक से मर गया। मेजर जॉन शॉल्टो के साथ आर्ग्यूमेंट होने पर कैप्टन मॉर्स्टन की मौत हो गई। He also explains how Major Sholto died of apparent shock before telling his sons Thaddeus and Bartholomew where the Agra treasure was hidden. तो कहानी आगे बताते हुए थैडियस शॉल्टो बोलते हैं कि यार ये जब तुम्हारे पिताजी मरे तो हमारे पिताजी को भी एक बहुत गहरा सदमा लगा, एक शॉक लगा और फाइनली हम दोनों को बताने से पहले वो खुद भी चल बसे। तो मेजर शॉल्टो भी मर गए और कैप्टन मॉर्स्टन भी मर गए हैं। बरीड ट्रेजर की बात करें तो थैडियस आगे बताते हैं कि बार्थोलोमेव जो है उनका भाई, उसे खजाना मिला एक सीक्रेट रूम में जो पौंडीचेरी लॉज के टॉप पर था और ये ट्रेजर चेस्ट जो था इसके अंदर बहुत सारे कीमती जवाहरात और हीरे मोती जड़े हुए थे। Thaddeus insists that this should be shared between the two brothers and Miss Morstan. Thaddeus कहते हैं कि यार ये खजाना जो है वो हमारे बापों का था हमारे बाप लोग का था और इसीलिए इसका बंटवारा भी जो है हम तीनों के बीच होना चाहिए, यानी बार्थोलोमेव, थैडियस और मैरी, which would make her the richest heiress in the England. इंग्लैंड में बहुत अमीर हो जाएंगी मैरी, ऐसा इसका मानना था। लेकिन अचानक से कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाता है। जब बार्थोलोमेव के पास ये लोग जाते हैं तो बार्थोलोमेव मरा हुआ मिलता है, उसकी लाश मिलती है। बार्थोलोमेव शॉल्टो is found dead when they are finally admitted to Pondicherry Lodge. Holmes and Watson discover that Bartholomew Sholto is dead in his room and the treasure is gone. जो खजाना बार्थोलोमेव के पास था वो गायब है और बार्थोलोमेव भी मर चुका है। The door is locked from the inside and so Holmes looks for clues as to what has happened. यहाँ ढूंढ रहे हैं कोई सुराख मिल जाए, कोई कुछ तो मिल जाए जिससे पता लगाया जा सके कि बार्थोलोमेव को किसने मारा है। और ऐसे में होम्स को कुछ पैरों के निशान भी दिखाई देते हैं। दैट मस्ट बिलोंग टू अ मैन विद अ वुडन लेग। पता चलता है कि यार यहाँ पे कोई लंगड़ा त्यागी आया है और वुडन लेग वाला ये व्यक्ति ही क्रिमिनल है। अब थॉर्न एंड बार्थोलोमेव शॉल्टो स्काल्प, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार बार्थोलोमेव को तो एक तीर से मारा गया है जिसमें पॉइजन लगा हुआ है और इसी से इसकी जान गई है। एंड स्मॉल बेयर फुटप्रिंट्स ऑन द रूफ दैट आर स्टेन्ड विद क्रियोसोट। तो यहाँ पे तो कुछ सेंट भी है जिसको सूंघता हुआ अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आने वाला है। इतने में शेरलॉक होम्स जो है पुलिस को भी बुला लेते हैं। पुलिस आती है और थैडियस को अरेस्ट कर लेती है और बोलती है यही साला मर्डर है, लेकिन ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है। वॉटसन और शेरलॉक होम्स जो हैं वो थैडियस को छुड़ाते हैं और कहते हैं भाई ये तो हमारे साथ था, इसने खून नहीं किया है। और होम्स जो है फटाफट से अपना एक डॉग बुलवा लेते हैं टॉबी को, और टॉबी जिसके पास एक अमेजिंग पावर है सेंट का, वो सूंघता हुआ जो है क्रिमिनल्स की ओर लेकर चलता है। दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है। Holmes and Watson follow Toby as he tracks the crescent scent. Holmes explains his theory about the missing treasure and the murders as they go. He deduces that the wooden leg men must be Jonathan Small and that the thorn has been fired by an accomplice. यानी वो बता देते हैं होम्स को, पूरा कच्चा चिट्ठा समझ में आ गया है। होम्स बोलता है कि भाई देखो ये जो लंगड़ा त्यागी है ना, ये कोई और नहीं, इन चारों में से एक यानी जोनाथन स्मॉल ही है, और जिसने बार्थोलोमेव को तीर चला करके मारा है वो कोई उसका साथी है। The dog brings them to a house advertising boats for hire. कुत्ता जो है सूंघता हुआ एक घर पे लेके आता है और ये घर जो है इसके ऊपर एक बहुत बड़ी एडवर्टाइजमेंट लगी हुई है, बोट्स फॉर हायर, यहाँ बोट मिलेंगी। और जाहिर सी बात है क्रिस्टल क्लियर हो चुका है कि यार एक बोट जो है वो इसी लंगड़ा त्यागी ने, हमारे जोनाथन स्मॉल ने हायर की है और वो बोट से भागने की फिराक में है। बोट का नाम है अरोरा which he has hired to wooden legged men. Both men and the boat are missing. मतलब अब कुछ ही देर में ये जो है भागने की फिराक में है। तो भाई अब तो अरोरा को चेस करना ही पड़ेगा। तो हमारी पुलिस वाले जो हैं हमारे मिस्टर एथलेनी जोन्स, ये फटाफट से एक पुलिस बोट अरेंज करते हैं। वॉटसन, होम्स और पुलिस सब एक साथ रिवर थेम्स में पीछा करते हैं अरोरा बोट का, जिसमें हमारा जोनाथन स्मॉल विलन है और साथ में है उसके खूंखार टोंगा जो अपनी तीर कमान से ही किसी का भी खून कर सकता है। दे अप्रोच द बोट एंड स्मॉल्स accomplice
Tonga lifts his hand to fire a dart. Holmes and Watson both shoot at him and he falls into the river. यानी फाइनली फटाफट से तेज तर्रार तरीके से होम्स और वॉटसन दोनों ही शूट करते हैं और टोंगा को गोली लगती है, टोंगा नदी में गिर जाता है। Jonathan Small's wooden leg gets stuck in the mud and he is easily caught. Finally, Jonathan Small को पकड़ लिया जाता है, दबोच लिया जाता है और अब दे धमाल ले चमाट। जोनाथन स्मॉल कन्फेस करते हैं। क्या कहते हैं वो, यही आपके सामने राज को खोलने वाला है। क्या है राज? तो यार जोनाथन स्मॉल कन्फेस करते हैं। वो कहते हैं कि यार मैं मोहम्मद सिंह अब्दुल्ला खान से इंडिया में मिला था। उसने एक्सप्लेन किया कि यार उनसे प्रॉमिस हुई थी कि ट्रेजर को शेयर करेंगे और मर्चेंट का मर्डर करते हुए उन्होंने ये खजाना हासिल किया था। द साइन ऑफ 4 एक प्रॉमिस था, एक ओथ था कि दोस्त अकबर हमारे साथ ट्रेजर को शेयर करेगा और ये चारों मिलकर के इस खजाने को वसूलेंगे। However, the men were arrested. इन सबको पकड़ लिया गया मर्डर के चक्कर में और इन सबको अंडमान आइलैंड की जेल में भेज दिया गया। अब अंडमान आइलैंड की जेल से छूटना बहुत जरूरी था और इसीलिए वहां के जो गार्ड थे मेजर शॉल्टो और कैप्टन मॉस्टन, उनके साथ डील कर ली गई और उन्हें कहा गया कि हम तुम्हें भी हिस्सा देंगे ट्रेजर का, हमें बस अंडमान जेल से निकलवाओ। अब शॉल्टो लालच में आ गए। शॉल्टो ने भैया लालच के अंदर इनको तो यहीं सड़ाया जेल में, बस खजाना खुद हासिल कर लिया। खजाना खुद हासिल करके कैप्टन मॉस्टन से शेयर करने का वादा भी नहीं निभाया। शॉल्टो डिड नॉट कीप हिज वर्ड हाउएवर एंड स्टोल द ट्रेजर। इवेंचुअली फाइनली इस बदले की आग में, गुस्से की आग में जब स्मॉल फाइनली जेल से भाग पाया तो उसने डिसाइड किया कि साला शॉल्टो को तो अपन नहीं छोड़ेंगे, जिसने साला खजाना भी ढाप लिया, कैप्टन को भी मार दिया, हमको भी जेल में सड़ाया, इससे तो बदला लेना जरूरी है। और फाइनली उसने ही शॉल्टो का मर्डर किया, उसने ही सभी का एक एक करके मर्डर किया और ट्रेजर लेकर के भाग रहा था जब फाइनली शेरलॉक होम्स ने उसे पकड़ लिया। तो ये थी कहानी द साइन ऑफ 4 की। उम्मीद करता हूं आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। द थीम ऑफ द नॉवेल रिवॉल्व्स अराउंड द आगरा ट्रेजर, एक खजाना जो सबकी जान ले लेता है, ये इस नॉवेल का थीम है। थ्रू आउट द स्टोरी लालच, ग्रीड और किस तरह से जेलसी की भावना यहाँ पर दिखाई गई है। द अपीयरेंस ऑफ द ट्रेजरी लीड्स टू अ डायरेक्ट एंड ऑफन ट्रैजिक चेंज इन द लाइव्स ऑफ द कैरेक्टर्स। बिकॉज ऑफ दिस इट इज इंपॉर्टेंट दैट द रिमूवल ऑफ द ट्रेजर वुड कॉज द कैरेक्टर्स टू रिटर्न टू देयर प्रीवियस पोजीशन। यानी कहीं ना कहीं ये खजाना मिलना ही बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। द शैलोनेस ऑफ वेल्थ, कहीं ना कहीं लालच पैसे हासिल करने का, अमीर बनने का ही डिस्ट्रक्शन की ओर बढ़ता है, यही इसका थीम है दैट कैन कम थ्रू। इट इज ऑल्सो सीन प्रिवेलिंग थ्रू आउट द नॉवेल एज द आगरा ट्रेजर डायरेक्टली एंड एडवर्सली अफेक्ट्स ऑलमोस्ट एवरीवन। सबकी जिंदगी ये बर्बाद कर देता है। इन द कोर्स ऑफ द स्टोरी एमिशरी एंड बार्थोलोम्यू आर बोथ मर्डर्ड एंड ट्रेजर के लिए ही जान चली जाती है। टोंगा बेचारा मारा गया क्योंकि वो जोनाथन स्मॉल का साथी था और स्मॉल को जिंदगी भर की जेल की सजा भी हो गई। एडिशनली बोथ थेडियस एंड हिज फादर स्पेंड देयर लाइव्स कॉन्स्टेंटली इन फियर अबाउट द वुडन लेग्ड मैन एंड अबाउट स्ट्रेंजर्स इन जनरल। तो कुल मिलाकर के कोई भी सुखी नहीं हो पाया एक फुकट के खजाने के लिए जो कभी उनका था ही नहीं, और इस लालच में वो लोग मरते चले गए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये कहानी साइन ऑफ 4 समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड नोट्स और क्वेश्चन आंसर्स जो पूछे जाते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मौजूद हैं, जरूर वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ को। ये कहानी समझाने का मकसद सिर्फ यही था कि आप इसको समझ करके सभी कैरेक्टर्स के बारे में नोट डाउन करें, पॉइंट्स लिखें और आंसर्स आसानी से लिख पाएं बोर्ड एग्जाम में। मिलेंगे फिर एक बार दोस्तों कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।